हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का स्टोरी सुनने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर मेरा कोई भी स्टोरी आप लोगों को पसंद आए तो उसे लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी। तब तक के लिए बाय बाय। CH-31 लातों के भूत। ऑक्शन हॉल के बाहर शौर्य और आर्या की मुलाकात एक जोड़ी से हुई जिन्हें देखकर शौर्य के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया। दूसरी तरफ आर्या का चेहरा उतर गया था। निखिल मंडोरा आर्या के मामा का लड़का था और वह हमेशा उसे परेशान करता रहता था। आर्या ने उसे इससे पहले 2 बातें पीट दिया था लेकिन वह अपनी शैतानी चले चलने से बाज नहीं आता था। जब निखिल और अनिका ने आर्या को देखा तो उनके चेहरे पर भी एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वह दोनों तुरंत आर्या को तरफ बढ़े पर उन्होंने शौर्य को देखा ही नहीं था। जब निखिल आर्या के सामने आया तो हंसते हुए बोला, क्या बात है आर्या, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? और ये लड़का कौन है? तुम्हें पता है ना पिछली बार तुम्हारे पापा ने तुम्हें कैसे डांटा था? फिर भी तुम ऐसी हरकतें कैसे कर सकती हो? तभी आर्या बोली, निखिल तुम अपने काम से काम रखो वरना तुम्हारी फिर पिटाई करनी पड़ेगी। इस बात को सुनकर अनिका का ने ताना मारते हुए कहा, निखिल बेबी क्यों उसे समझाने में अपना वक्त जाया कर रहे हो, सीधे अपने अंकल को फोन करके बोल दो। जब निखिल ने ये सुना तो वह एक डेविल स्माइल के साथ मुस्कुराया और अपना फोन निकालने लगा। उसने फोन निकलकर प्रताप का नंबर डायल कर दिया। दूसरी ओर आर्या बिल्कुल शांत खड़ी थी। दूसरी तरफ से फोन उठाया पर निखिल कुछ बोल पता उसके पेट में इतनी जोर से लात पड़ी कि वह हवा में उड़ गया पर उसके हाथ का फोन शौर्य के हाथ में आ गया। शौर्य ने फोन हाथ में पकड़ा और बोला, प्रणाम ससुर जी, कैसे हैं आप? क्या आप इस इंसान को जानते हैं जिसके फोन से मैं बात कर रहा हूँ? प्रताप दूसरी ओर से बोला, हाँ ये मेरा भांजा है, आर्या के मामा का लड़का निखिल है। क्या हुआ, इसने कुछ गड़बड़ की है क्या? जी नहीं, दरअसल जब मैं और आर्या ऑक्शन हॉल से बाहर आ रहे थे तो ये लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड आर्या को गालियां दे रहे थे, साथ ही साथ उसे भला बुरा बोल रहे थे। तो मैंने जब उसे ठोक दिया तो उसका फोन मेरे हाथ में गिरा और उस पर आपका नंबर दिख रहा था। लगता है वह आर्या को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। शौर्य ने बड़ी ही शांति से पूरा घटनाक्रम प्रताप को सुनाया। प्रताप ने दूसरी तरफ से कहा, उसकी ये मजाल, पिछली बार भी उसी के कहने पर मैंने आर्या को डांट दिया था, अब वह फिर से ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, जी करता है उसकी टांगे तोड़कर उसे घर में बिठा दूं। तभी शौर्य अपना सिर खुजाते हुए बोला, अंकल अगर मैं कहूं कि उसकी टांगे तोड़ दी गई है तो कैसा रहेगा? प्रताप यह सुनकर हैरान हुआ, फिर लाचारी से बोला, मैं उसके माँ बाप को बता दूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। ठीक है अंकल। इतना कहकर शौर्य ने फोन काट दिया और निखिल के पास आया। दूसरी तरफ अनिका और आर्या शौर्य के इस बेबाक स्टाइल से हैरान हो गई थी। उन दोनों को तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे उसने एक लात में निखिल को अपनी जगह से दूर उड़ा दिया और कैसे उसने सारा मामला पलटकर निखिल को दोषी बनाया। शौर्य ने निखिल को उसके बालों को पकड़कर उठाया और एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। उसके बाद उसने एक जोरदार किक उसके घुटने पर मार दी जिससे उसका एक पैर पूरी तरह टूट गया, फिर एक और किक उसके दूसरे घुटने पर मार दी। ये इतना तेजी के साथ हुआ कि निखिल अपने दोनों पैर पूरी तरह टूटने के बाद चिल्लाया। उसकी आवाज सुअर की तरह लग रही थी। निखिल दर्द के मारे तड़प रहा था लेकिन शौर्य उसे सिर्फ एक हल्की मुस्कान के साथ देख रहा था। उसके बाद शौर्य अनिका के पास आया, उसने अनिका के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया जिसकी वजह से उसके सारे दांत उखड़ गए और उसका चेहरा सूज गया। उसकी सारी खूबसूरती गायब हो गई थी। फिर शौर्य ने निखिल को खींचकर आर्या के पास लाया और बोला, निखिल मंडोरा, जरा इस लड़की को ध्यान से देखना, ये आर्या राणा है जो मेरी होने वाली पत्नी है। अब मेरे होते हुए उसे ज्ञान देने कभी मत आना, अगर फिर भी यकीन ना हो तो प्रताप अंकल को फोन लगा कर पूछ लेना। उसके बाद उसने अपना मोबाइल निकाला और सिया का फोटो अनिका और निखिल को दिखाया और बोला, ये सिया अग्निहोत्री है और वो मेरी सगी बहन है और जो तुमने उसके साथ किया वह भी मुझे मालूम है, तो मैं चाहूंगा कि कल तुम दोनों पूरे कॉलेज के सामने मेरी बहन से माफी मांगोगे वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जब निखिल और अनिका ने सारी बात सुनी तो वह दोनों और भी ज्यादा कांपने लगे। उन दोनों के सामने कल की अस्पताल में देखी हुई विशाल और अभी की तस्वीर दिखाई दी। दोनों ने अपना सिर हाँ में हिलाया और निखिल को अनिका घसीटते हुए गाड़ी में बिठाकर ले गई। जब वह दोनों वहां से चले गए तो आर्या बोली, शौर्य तुमने उन्हें सीधा मरना क्यों शुरू किया, तुम उनसे बात भी तो कर सकते थे।
तभी शौर्य लापरवाही से बोला, अरे मेरी प्यारी वाइफ, वो दोनों लातों के भूत थे, बातों से थोड़े ही मानेंगे, चलो छोड़ो, मैं आज तुम्हें एक खास जगह लेकर जाना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ। इतना कहकर शौर्य आर्या की कार में ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने कार स्टार्ट की और वह अपने विला की ओर निकल पड़ा। कुछ देर में दोनों शौर्य के विला पर पहुंच गए। आज किसी भी गार्ड ने बदतमीजी नहीं की और उन्हें सीधा अंदर जाने दिया। विला के अंदर आते ही आर्या ने उसे ध्यान से देखा और बोली, शौर्य ये विला तुम्हें कब मिला? जहां तक मुझे पता है ये विला तो अंकल का है और उन्होंने अपनी प्राइवेट मीटिंग के लिए इसे खास खरीद कर रखा था। शौर्य थोड़ा मुस्कुराया और बोला, मैंने दुष्यंत की सारी प्रॉपर्टी उस बुड्ढे से कहकर अपने नाम करवा ली है। इतना तो वह मेरे लिए करा ही सकता है। जितनी तकलीफ मैंने आज तक झेली है उसके आगे उसकी ये प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है। जब आर्या ने ये सुना तो उससे लगा उसने गलत सवाल पूछ लिया है, तो वो बोली, मैंने सुना है कि तुम अपनी मास्टर्स की पढ़ाई कल से स्टार्ट करने वाले हो। शौर्य ने उसके जवाब में सिर्फ अपना सिर हिला दिया और अंदर किचन की ओर चला गया। जब वह वापस आया तो उसके हाथ में एक प्लेट थी और एक बोतल थी। क्या करना चाहता है शौर्य? क्या उसके मन में आर्या को शराब पिलाने का प्लान तो नहीं है? कैसी रहेगी इन दोनों की केमिस्ट्री? CH32 मेन विल बी मेन। जब शौर्य अपने किचन से बाहर आया तो उसके हाथ में एक प्लेट जिसमें कुछ फल और एक बोतल थी। जैसे ही शौर्य के हाथ में आर्या ने बोतल देखी उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और बोली, शौर्य मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे इंसान होगे। तुम मुझे शराब पिलाना चाहते हो, मैंने तुम्हें कितना अच्छा समझा था। तभी जब शौर्य ने उसकी बात सुनी तो इसका सिर घूमने लगा और वह मन में बोला, ये सारी लड़कियों का दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है। शौर्य ने उन फलों की प्लेट को और बोतल को टेबल पर रखा और आर्या की तरफ देखकर बोला, इस बोतल में वही लिक्विड है जिसे आज ऑक्शन हाउस में राघव ने पिया था। और ये खास फल है जो औरतों की सुंदरता बढ़ते हैं और उन्हें और भी जवान करते हैं। मैंने इन्हें खास तुम्हारे लिए लाया था और तुम हो कि मुझे उल्टा सीधा सुनाई जा रही हो। जब आर्या ने उसकी बात सुनी तब वह एकदम चुप हो गई और शर्म के मारे उसका चेहरा लाल हो गया। शौर्य ने फिर उसके सामने प्लेट बढ़ाई और वह बोला, इन फलों को खा लो, फिर तुम इस पानी को पूरा पी लेना। इसके बाद तुम्हारे शरीर के साथ कुछ अजीब होगा और तुम्हारे शरीर से ढेर सारी गंदगी बाहर आएगी, उससे डरना मत। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कहना चाहूंगा कि तुम मेरे कुछ पुराने कपड़े पहन लो ताकि गंदगी निकले तो तुम्हारी अच्छी ड्रेस खराब ना हो। उद्धरण चिन्ह। शौर्य की बात सुनकर आर्या ने तुरंत हाँ में गर्दन हिलाई। तभी शौर्य ने अपने पुराने कपड़े उसे पहनने के लिए कहा। कुछ देर बाद आर्या शौर्य के कपड़े पहन के आई। उन कपड़ों में वह पूरी तरह ढक गई थी। वह काफी क्यूट लग रही थी। जब शौर्य ने उसे देखा तो वह उसके क्यूटनेस पर फिदा हो गया और मन में बोला, हाय ये क्यूटनेस जी करता है, इसे अभी इसके गोल गालों को काट खा लूं। आर्या कुर्सी पर बैठ गई और उन ओवरसाइज कपड़ों को जैसे तैसे संभालते हुए उन फलों को खाने लगी। कुछ ही देर में उसने सारे फल खा लिए। शौर्य ने फिर उसे तुरंत सारा पानी पीने के लिए बोला और बाथरूम में जाकर नीचे बैठने की किए कहा। आर्या तुरंत सारा पानी एक ही सांस में पी लिया। तभी उसे अपने पूरे शरीर में कुछ अजीब महसूस हुआ। इसका असर इससे पहले कि और बढ़ जाए वो तुरंत बाथरूम में चली गई। बाथरूम में जाकर वह नीचे बैठ गई और अपने आंखें बंद कर ली। उसने अपने शरीर में जो बदलाव हो रहे थे उन्हें काफी ध्यान से महसूस किया। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली तो देखा कि उसके सारे कपड़े एक काले रंग के तेल पदार्थ से मैले हो चुके थे। उसमें से उसे बहुत गंदी बदबू आ रही थी। वह तुरंत उठ खड़ी हुई और उसने सारे कपड़े उतारकर शावर लेने लगी। वह लगभग आधे घंटे तक नहा रही थी। आधे घंटे बाद जब वह नहाकर बाहर आई तो वह भला की खूबसूरत लग रही थी। उसका स्किन कलर और भी ज्यादा निखर गया था। उसके आंखों की रोशनी और ज्यादा तेज हो गई थी। उसकी मांसपेशियां अधिक ताकतवर लग रही थी। उसके बाल अधिक घने हो गए थे और उसका शरीर अधिक सुडौल हो गया था, मानो वह एक परफेक्ट मॉडल बन गई हो। शौर्य ने उसे देखा तो बोला, आज क्या मुझे अपनी खूबसूरती दिखाकर मार डालोगी? चलो अच्छी बात है कि तुम मेरी होने वाली बीवी हो और मैं चाहता हूं कि तुम्हारी ये खूबसूरती सिर्फ मेरे लिए हो। जब आर्या ने शौर्य की ये आधी कच्ची रोमांटिक बातें सुनी तो वह बोली, चल झूठे, अपनी रोमांटिक बातें अपने पास रखो, वैसे भी पहले मुझे हराकर दिखाओ तब मैं मानूं कि तुम मेरे लायक हो। हाँ हाँ वो भी जल्द ही करके दिखाऊंगा, लेकिन अब मैंने ठान लिया है कि मेरी बीवी तो तुम ही बनोगी। वो तो मैं देख चुकी हूं कि कैसे तुम शनाया को ताड़ रहे थे। तुम्हें वैसी लड़कियां बहुत पसंद आती हैं ना, तो जाओ उसे ही अपनी बीवी बनाओ।
जब शौर्य ने ये सुना तो वह बेबसी से मुस्कुराया और मन ही मन बोला, मेन विल बी मेन। जब आर्या पूरी तरह तैयार हुई तब तक रात के 12 बज चुके थे। तो शौर्य ने आर्या से रुकने के लिए कहा तो आर्या उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोली, शादी से पहले अपने मंगेतर के साथ अगर मैंने रात बिताई तो सभी लोग मुझे तरह तरह की बातें बोलेंगे, उससे अच्छा होगा कि तुम मुझे घर पर ड्रॉप कर दो। शौर्य ने भी इस बात पर उसे इनकार नहीं किया और वो दोनों तुरंत राणा मैंशन के लिए निकल गए। कुछ ही देर में वो दोनों राणा मैंशन पहुंचे। जब गार्ड ने शौर्य और आर्या को देखा तो उन्होंने तुरंत उन्हें अंदर आने दिया। जब प्रताप, जो अभी अपना बिजनेस का काम निपटा कर अपने स्टडी से बाहर आ रहा था, उसने शौर्य को देखा और बोला, बेटा शौर्य, तुम्हारा बहुत शुक्रिया आर्या को घर छोड़ने के लिए। अब रात बहुत हो चुकी है, तुम सुबह घर चले जाना, आज रात तुम यही रुक जाओ हमारे साथ। तभी शौर्य ने आर्या की ओर देखा और एक तिरछी मुस्कान के साथ बोला, अंकल दरअसल बात यह है कि मैं भी रुकना चाहता था, पर अब ये मेरा ससुराल है और शादी से पहले ससुराल में रुकना गलत है, ऐसा अभी आर्या मुझे आते वक्त बोल रही थी, तो मैं अब नहीं रुक सकता। जब आर्या ने ये सुना तो उसकी आंखें फैल गई और वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शौर्य को गुस्से से देखने लगी और मन में बोली, हायरी मेरी फूटी किस्मत, किस बेशरम इंसान को मेरे गले बांध दिया। प्रताप तुरंत शौर्य की बात समझ गया और हंसते हुए बोला, अरे वो तो सिर्फ लड़कियों के लिए होता है, लड़के तो ससुराल में बिंदास रह सकते हैं। मैं तो अपनी शादी से पहले तुम्हारे आंटी के साथ अपने ही ससुराल में 15 दिनों तक रुका था। जब शौर्य ने ये सुना तो वो मन ही मन खुश हुआ और आर्या को चिढ़ाते हुए बोला, ये तो बहुत बढ़िया है, तो फिर मैं आज यही रुकूंगा। तो आर्या, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? उद्धरण चिन्ह, हम सारे लड़के एक जैसे होते हैं, मौका मिला तो सीधा चौका मारने आते हैं। इतना कहकर वह तनतनाते हुए वहां से चली गई। प्रताप ने शौर्य के लिए एक कमरे की अरेंजमेंट कर दी और वह उसे वहां छोड़कर अपने कमरे में चला गया। दूसरे दिन सुबह 5 बजे शौर्य जाग गया और बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने एक छलांग हवा में मार दी और वह गायब हो गया। कुछ ही मिनटों में वह अग्निहोत्री मैंशन के बाहर था। अंदर आते ही वह अपने कमरे में चला गया। उसने कल रात को ही अपने सारे महंगे कपड़े अपने रिंग में डालकर लाए थे। उसकी नई कारें भी अग्निहोत्री मैंशन में डिलीवर हो चुकी थी। वह जल्दी से नहा धोकर रेडी होकर बाहर सोफे पर एक बैठ गया था। कुछ देर बाद सिया भी वहां आ गई थी। शौर्य को देखकर वह खुश हो गई और उसके गले लग गई और बोली, भैया आज मैं आपके साथ कॉलेज जाऊंगी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। शौर्य ने उसका सिर सहलाया और बोला, आज का दिन मेरा कॉलेज का पहला दिन है और मैं इसे सबके लिए याद रखने लायक बनाने वाला हूँ। ऐसा किस करने वाला है शौर्य आज कॉलेज में? क्या कोई नया हंगामा आज होने वाला है, या फिर आज किसकी बुरी तरह पिटाई होने वाली है? CH-33 कॉलेज का पहला दिन। पाठ। सुबह का ब्रेकफास्ट करने के बाद शौर्य और सिया अपने कॉलेज जाने के लिए निकले। नीचे पार्किंग में जब शौर्य पहुंचा तो उसकी तीनों लिमिटेड एडिशन लग्जरी स्पोर्ट्स कारें वहीं पर खड़ी थी। उन्हें देखकर शौर्य मुस्कुराया और सिया को देखकर बोला, तुम्हारे पापा ने मुझे 3 कारें लेकर दी है, तो बोलो तुम्हें कौन सी कार पसंद है? ये पहली वाली है बुगाती वेरॉन का लिमिटेड एडिशन वेरिएंट। पूरी दुनिया में ये सिर्फ 3 मॉडल है। मैंने तुम्हारे पापा की सारी सेविंग्स इसमें यूज करके इसे खरीदवाया है। वैसे तुम्हारे पापा के कनेक्शन बहुत अच्छे हैं। मुझे ये सिर्फ एक दिन में मिल गई। दूसरी है लैम्बोर्गिनी, इसे तुम्हारे पापा ने अपने दुबई के दोस्त से सीधा यहाँ शोरूम के थ्रू मंगवाई है। और आखिरी वाली है हमारी इंडियन मॉडल टॉप क्लास थार, इसका रंग 2 तरह का है। जब ये साफ रास्ते पर चलती है तो ये एकदम डार्क ब्लैक होती है और ऑफ रोड पर यह ब्राउन रंग की हो जाती है। इसका हुड भी निकाला जा सकता है और इसमें आर्मी के गाड़ियों में लगाया जाने वाला इंजन है। शौर्य इतना बोलकर आर्या की ओर देखने लगा। आर्या ने भी काफी सोच विचार करने के बाद कहा, भैया अगर आप मुझे साइकिल पर भी अब ले गए तो मैं बिल्कुल नहीं शर्माऊंगी, बस आज के बाद मुझे कभी पराया मत समझना, मुझे उन दोनों ने आपसे दूर रखकर एकदम अकेला बना दिया था। जब शौर्य ने ये बात सुनी तो वह बोला, सिया अब मैं तुम्हारे पीछे हूं तो वे दोनों तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चलो फिर आज हम बुगाती वेरॉन में कॉलेज जाएंगे और सबको यह बात अच्छे से समझाएंगे कि आज के बाद सिर्फ शौर्य का और उसके बहन का बोलबाला इस कॉलेज में होगा। इतना कहकर शौर्य और सिया कार में बैठकर कॉलेज के लिए निकल गए। तभी पार्किंग के ऊपर वाले कमरे की खिड़की से रागिनी यह सब देख रही थी। उसके बगल में दुष्यंत भी मुंह लटकाए खड़ा था। रागिनी बोली, आज हमारा बेटा हमारा होकर भी हमारा नहीं रहा। इतने दिनों तक वह हमारा बनना चाहता था और हमने वह उसकी कमजोरी समझी थी।
अब जब उसने हमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए और हमसे हर वो बात जबरदस्ती करवा रहा है तो मुझे अंदर से अपने आप पर घिन आती है। दुष्यंत, क्या मैं इतनी बुरी माँ थी कि अपने बेटे को पहचान ना सकी, कभी उसे स्वीकार न कर सकी? मुझे ऐसा क्या हुआ था जो हर बार मुझे उससे दूर कर रहा था? बताओ दुष्यंत, मुझे बताओ। दुष्यंत ने एक गहरी सांस ली और बोला, रागिनी, यह तुम्हारा और मेरा घमंड था। हमने अपने पावर का नशा एक छोटे बच्चे पर दिखाया। ये हमारी अकड़ थी। आज वह अकड़ इस लड़के ने एक झटके में तोड़ दी है, तब जाकर हमें ये दुनिया दिखाई दे रही है। चलो अब इन बातों को छोड़ दो। तुमने देखा ना कि वह कैसे सिया को अपनी बहन स्वीकार कर चुका है। अगर हमने भी उसके साथ अच्छा बर्ताव किया तो भविष्य में वह हमें भी स्वीकार कर लेगा। अब हमें भी निकलना चाहिए, हमें देर हो रही है। पिछले कुछ दिनों से हम दोनों घर पर ही थे। इसके बाद रागिनी और दुष्यंत वापस अपनी तैयारियों में लग गए। इधर शौर्य अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठकर सिया के साथ कॉलेज पहुंच गया था। कॉलेज कैंपस में एंटर करते ही सारे कॉलेज की नजर उसके कार पर थी। शौर्य ने अपनी कार पार्किंग में पार्क कर दी और वह बाहर आया। आज शौर्य ने अपने ब्रांडेड कैजुअल कपड़े पहने थे, जो दिखाने में काफी अट्रैक्टिव और फाइन लुक दे रहे थे। ऊपर से शौर्य का गठीला बदन उन कपड़ों को और ही अट्रैक्टिव बना रहा था। उसके पीछे सिया भी कार से उतरी। आज तक सिया को इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की क्वीन कहा जाता था, और आज वह एक लड़के के साथ कॉलेज आई थी। हर दिन वह अपनी सिंपल hyundai के कार में आती थी, लेकिन आज उसका मिजाज कुछ और था। सिया गाड़ी से उतरकर शौर्य को अपने हाथ से पकड़कर अंदर आने लगी। सिया की इस हरकत को देखकर कई लड़कों के दिल टूट गए थे। भले ही सिया एक पढ़ाकू लड़की थी और अपना चेहरा अपने चश्मे से ढका करती थी, पर उसका वह चश्मा भी उसे अधिक अट्रैक्टिव बनाता था। उसके कॉलेज में कई दिलफेक आशिक थे, पर कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि रोहन नंदा, जो कि नंदा एंटरप्राइजेस के मालिक का इकलौता बेटा था, वह सिया को बहुत पसंद करता था। जब निखिल ने उसे पूरे कॉलेज के सामने परेशान किया था तो रोहन ने उसे किडनैप करवाकर बहुत मारा था, लेकिन उसने अपना नाम आगे नहीं आने दिया था। आज तो सिया एक लड़के के बाहों में बाहें डालकर एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कॉलेज में आई थी, मानो उसे बाकी लोगों की परवाह ही नहीं थी। तभी रोहन, जिसे ये बात उसके चमचे ने बताई थी, वह ये देखने पहुंचा और उसने शौर्य को देखा। उसे वह चेहरा जाना पहचाना लगा, फिर भी उसे वह याद नहीं कर पा रहा था। फिर वह गुस्से में आगे बढ़ा और सिया के सामने जाकर चिल्लाते हुए बोला, सिया, ये क्या चल रहा है? और ये लड़का कौन है जिसके हाथ में हाथ डालकर तुम कॉलेज में घूम रही हो? तुम्हें जर्सी भी शर्म नहीं आई? फिर रोहन शौर्य की ओर देखकर बोला, और तुम चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ और इसके बाद सिया के आसपास भी नजर मत आना, वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। फिर रोहन ने उसी फ्लो में अपना हाथ बढ़ाकर सिया का हाथ पकड़ने की कोशिश की। तभी उसे अपने हाथ पर एक मजबूत पकड़ महसूस हुई। उसने जब देखा कि वह हाथ शौर्य का है तो वह गुस्से बोला, लड़के, हाथ छोड़ मेरा, वरना इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। तभी शौर्य ने रोहन की आंखों में देखकर पूछा, क्या तुम सिया के बड़े भाई हो क्या? जब रोहन ने ये सुना तो वह झल्लाया और बोला, मैं सिया का कोई भाई नहीं हूँ। शौर्य धीरे से फिर बोला, तो फिर उसके भाई की तरह उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का ज्ञान क्यों से रहे हो? तब रोहन एकदम चुप हो गया, उसे क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वह बोला, पहले मेरा हाथ छोड़, वरना तेरे दोनों हाथ तोड़कर रख दूंगा। इस बात पर शौर्य बोला, पहले अपना हाथ तो छुड़ाकर दिखा ना नल्ले, क्यों दिमाग का वो कर रहा है? और रही बात सिया की, तो वह किसी के साथ भी घूम सकती है जब तक उसका भाई आकर उसे न बोले, और तू तो उसका भाई नहीं है, फिर तेरी लंका क्यों लगी है? जब रोहन ने ये सुना तो वह एकदम शर्म से चुप हो गया। तभी शौर्य बोला, तेरा नाम रोहन नंदा है ना, विकास नंदा का बेटा? चल तुझे मैं अपना परिचय देता हूँ, मेरा नाम शौर्य है और मैं सिया अग्निहोत्री का सगा बड़ा भाई हूँ। आखिर की दो लाइनें पूरे कॉलेज कैंपस में गूंज गई। फिर शौर्य रोहन को उसके कॉलर से पकड़कर बोला, तू अभी और विशाल अग्निहोत्री को जानता है न, और उनके साथ क्या हुआ है? रोहन, जिसने ये बात सुनी, तुरंत सदमे में आ गया और अपने घुटने पर बैठकर बोला, बड़े भाई माफ कर दो, गलती हो गई। इसके बाद मैं सिया के आसपास तो क्या कॉलेज कैंपस में भी नहीं आऊंगा। क्या करेगा शौर्य रोहन के साथ? क्या उसे वह कोई सजा देगा या उसे माफ कर देगा? CH34 कॉलेज का पहला दिन पार्ट 2। शौर्य इस बात पर बोला, अरे साहब, ज्यादा डर गए क्या? अभी तो तुम मेरी बहन को ज्ञान दे रहे थे, अब क्यों इतना डर रहे हो? तुम तो मेरे हाथ तोड़ने वाले थे, तोड़ो ना फिर, जरा मैं भी देखूं कि विकास की औलाद जो इतनी उछल रही है इसमें कितना दम है।
सिया जो चुपचाप अपने भाई के बगल में खड़ी थी सभी स्टूडेंट्स को देख रही थी। तभी उसे कुछ चरमराकर टूटने की आवाज सुनाई दी। जब उसने नीचे देखा तो रोहन का राइट हैंड पूरी तरह मुड़ चुका था, मानो किसी रबर को ट्विस्ट किया हो। रोहन की एक दर्दनाक चीख निकली पर शौर्य वहीं वहीं रुका। उसने उसके जबड़े को पकड़ा और हवा में उठा दिया और गरज कर बोला, आज के बाद अगर किसी ने सिया के साथ बदतमीजी तो उसका भी हाल ऐसा ही होगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बाप के पास बहुत पावर है तो उसे अग्निहोत्री मेंशन भेज देना, उसे समझ में आ जाएगा कि पावर होना और ताकत होने में क्या फर्क है। मुझे लगता है आपको आज का सबक अपनी जिंदगी भर याद रहेगा, वरना मुझसे एक बार मिल लेना, तुम्हें वह सबक बाय हार्ट करवा दूंगा। शौर्य ने रोहन को हवा में उछाल दिया जैसे वह कोई कचरे का बैग हो। फिर वह सिया को उसके सेक्शन में छोड़कर हिस्ट्री डिपार्टमेंट में चला गया। इधर रोहन के दोस्त उसके आसपास खड़े हो गए और रोहन से पूछने लगे, बॉस आप अचानक चुप क्यों हो गए? आप उसे सबक सिखा सकते थे ना। तभी दूसरा साथी बोला, मैं अभी गुड्डू यादव के आदमियों को बुलाता हूँ, साले को आज कॉलेज के बाहर जाते ही पीट देंगे। तभी रोहन बोला, तुम लोगों को कब अकल आएगी बेवकूफों, तुम्हें मालूम है वह कौन है? वो शौर्य है। शौर्य, उसने अभी अग्निहोत्री और विशाल अग्निहोत्री के हाथ पैर उनके पूरे फैमिली के सामने तोड़ दिए। और तुम्हें वो लड़की रिया याद है जो अभी के साथ घूमती थी, जो उसकी मेट थी? उस लड़की को शौर्य ने सिर्फ एक हाथ से गला दबाकर मार दिया और किसी ने छू तक नहीं किया। इतना ताकतवर अग्निहोत्री परिवार आज सिर्फ उसके घर में कदम रखते ही कांपने लगता है। तुम उसे मारना चाहते हो और अभी किसी ने कहा कि वो गुड्डू यादव को यहाँ बुलाएगा। तो तुम्हें बता दूं, गुड्डू यादव कल ही गुजरात छोड़कर चला गया, वो भी अपनी फैमिली के साथ। उसका कारण भी शौर्य ही है। गुड्डू यादव ने दुष्यंत अग्निहोत्री पर कल हमला किया था, वो भी गन से, लेकिन उसके सारे आदमी मारे गए पर दुष्यंत को एक खरोच भी नहीं आई। तुम्हें पता है उस वक्त उसके साथ शौर्य था और उसने ही गुड्डू के सारे आदमियों को मार दिया था, सिर्फ एक को जिंदा छोड़ दिया था। और उन 19 लोगों की लाशें भी किसी को नहीं मिली, मानो वह हवा में गायब हो गई हो। अब बताओ, मैं इतना सब जानकर भी शौर्य के साथ पंगा लूंगा? उसने तो मेरा हाथ सिर्फ टेढ़ा करके छोड़ा है, उखाड़ा तो नहीं। अगर मेरे पापा को ये बात पता चली तो पहले वो मुझे मारेंगे और फिर अपने आप को। तो सोच लो, क्या तुम्हें उससे दुश्मनी लेनी चाहिए? रोहन नंदा शौर्य की कहानी अपने साथियों को ऐसे सुना रहा था मानो किसी मूवी की स्टोरी बता रहा हो, लेकिन जिन्होंने इसे सुना उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। पूरे कैंपस में ये बात आग की तरह फैली। सभी लोग आज शौर्य के बारे में डिस्कस कर रहे थी। सुबह के 4 लेक्चर खत्म होने के बाद लंच ब्रेक हुआ तो शौर्य सिया के सेक्शन में पहुंचा और उसे लेकर कैंटीन चला गया। जैसे ही वह दोनों कैंटीन पहुंचने वाले थे तभी एक काले रंग की मर्सिडीज बेंज आकर रुकी और उसमें से निखिल और अनिका बाहर निकले। उन दोनों के चेहरे सूजे हुए थे और निखिल लंगड़ाते हुए सिया के कदमों में गिर गया और सिर पटक पटक कर उससे उस दिन की बेइज्जती के लिए माफी मांगने लगा। अनिका ने भी ऐसा ही किया। तभी शौर्य बोला, तो मेरी प्यारी सिस्टर कैसा लगा आपको? क्या आप और किसी को सुधारना चाहती हो? अगर है कोई तो बता दो, हमें उसे भी ऐसा ही सीधा कर देंगे। तुम्हारा भाई जो बोलता है वो करता है और जो नहीं बोलता वो तुम समझ जाओ। ऐसा बोलकर शौर्य खुद ही हंसने लगा। सिया जो शांत थी वह भी थोड़ा मुस्कुराए और निखिल से बोली, तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ और इसके बाद मुझसे उलझने की कोशिश भी मत करना। उनके चले जाते ही दोनों भाई बहन कैंटीन में चले गए। इधर प्रिंसिपल के केबिन में यह बात पहुंची तो उसने अपना सिर पकड़ लिया और उसने दुष्यंत को कॉल लगा दिया। उसने दुष्यंत को रोहन नंदा की सारी हकीकत बता दी। तभी दुष्यंत दूसरी तरफ से बोला, शौर्य ने जो किया वह एक भाई ने बहन के लिए अपना धर्म निभाया है, उसमें कोई गलती नहीं है। और रही बात विकास नंदा की तो उसे सिर्फ इतना बता देना कि शौर्य ने उसके बेटे को जिंदा छोड़ दिया है। इतना कहकर दुष्यंत ने फोन काट दिया। प्रिंसिपल ने गहरी सांस ली और खुद को नॉर्मल किया और अपने अटेंडेंट को बुलाकर बोला, ये मैटर सेटल हो चुका है और इसे इतने तक ही रहने दिया जाए और सभी को बता देना सिया से दूर रहे और उसके साथ कोई बदतमीजी करेगा तो उसे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा और शौर्य की पिटाई अलग मिलेगी। शौर्य और सिया ने दोपहर तक कॉलेज पूरा अटेंड किया और वे दोनों घर के लिए निकल गए। आज दिन भर कॉलेज में सिया से जलने वाली लड़कियां बार बार शौर्य के बारे में पूछने उसके पास आ रही थी, लेकिन दिन भर में एक भी लड़का उसके आसपास नजर नहीं आया। सिया को अब कॉलेज में जो घुटन महसूस होती थी वह गायब हो गई। जब वे घर लौटे तो शौर्य को कुछ याद आया और वह अपने विला पर पहुंचा। उसने फिर अपनी आंखें बंद की तो वह गायब हो गया और जब खोली तो वह डायमेंशन के अंदर था। माया एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर साधना कर रही थी।
शौर्य के आहट से वह तुरंत उठ गई और शौर्य की ओर उड़ाते हुए पहुंच गई। शौर्य ने जब उसे देखा तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आई और वह मन ही मन में बोला, यार ये अप्सरा तो अप्सरा होती है, बेहद खूबसूरत और इनमें कोई कमी होती ही नहीं। उसके नजरों को देखकर माया प्यार से बोली, स्वामी मैं देख रही हूं आप कुछ ज्यादा ही खोए खोए हैं। क्या बात है, क्या आपका दिल मुझ पे तो नहीं आ गया है? जब शौर्य ने ये सुना तो उसने अपनी नजरें फेर ली। शौर्य अपनी नजरें चुराते हुए बोला, वैसी कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें अपने साथ ले जाने आया था। क्या तुम तैयार हो बाहर की नई दुनिया देखने के लिए? शौर्य की बात सुनकर माया बहुत खुश हुई और बोली, जी स्वामी मैं तो कब से रेडी होकर बैठी हूँ, बस आपका ही तो इंतजार था। शौर्य ने उसका हाथ धीरे से पकड़ा और उनके सामने एक पोर्टल प्रकट हुआ। शौर्य और माया जब बाहर आए तो वे दोनों उसके विला के अंदर थे। क्या करने वाला है शौर्य माया को बाहर बुलाकर? क्या होगा अगर माया और आर्या आमने सामने आए तो? कैसे संभालेगा शौर्य अपने आप को आर्या के गुस्से से? CH-35 फैम में फेटल। खूबसूरत लड़कियां मुसीबत की दुकान होती है और वह जहां जाती है मुसीबत उनके पीछे चली आती है और इस समय जो उनके साथ होता है उसकी लंका लग ही जाती है। किसी अंग्रेजी के लेखक ने इस बात को बड़ी सरलता से इस परिस्थिति को नाम दिया था फैम में फेटल। इसका मतलब है सुंदर स्त्रियों की वजह से आने मुसीबतें। शौर्य और माया विला में खड़े थे। माया ने इधर उधर देखा और उसे हर वो आधुनिक चीज नई थी, उसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। तभी शौर्य ने कुछ सोचकर अपने दिमाग में आधुनिक वस्तुओं की जानकारी एकत्रित की और उसे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ सारी जानकारी माया के दिमाग में डाल दी। जैसे ही सारी जानकारी माया के दिमाग में ट्रांसफर हुई वह थोड़ा नॉर्मल हो गई। फिर भी उसकी इस सदी को पास से देखने की उत्सुकता बहुत ज्यादा थी। तो शौर्य ने सोचा क्यों न इसे घुमा कर लाया जाए, इस वजह से उसकी शॉपिंग भी हो जाएगी और वह इस दुनिया को अच्छे से समझ भी पाएगी। शौर्य इस खूबसूरत बला को अपनी कार में बिठाकर शहर के सबसे बड़े मॉल में लेकर आया। ये ओरिएंट मॉल था। यहाँ पर हर उस लग्जरी ब्रांड का शोरूम था जो भारत में कहीं नहीं मिलेंगे। शौर्य माया का हाथ पकड़कर मॉल में दाखिल हुआ। जैसे ही वह अंदर आए सारे लोगों की नजरें माया पर अटक गई थी। ऐसा तो होना ही था क्योंकि आज शौर्य अपने साथ कोई इंसान नहीं बल्कि अप्सरा लेकर घूम रहा था। शौर्य पहले उसे एक कपड़ों की दुकान में ले गया और उसने वहां के सेल्स लेडी की मदद से एक सबसे सुंदर साड़ी माया को पहना दी। साड़ी पहनते ही लगभग आधे से ज्यादा नजरें कम हो गई। साड़ी पहनने के बाद उस लड़की की खूबसूरती और निखर जाती है, लेकिन ये उन नजरों को भी कम कर देती है जो इस स्त्री को गंदी नजरों से देख रही थी। साड़ी पहनने के बाद माया और भी ज्यादा मोहक लग रही थी। शौर्य ने अपने मन को काबू किया और उसे स्नैक्स कॉर्नर पर ले गया। यहाँ हर तरह के चाट बिक रहे थे। शौर्य जानता था कि माया भी एक लड़की है तो उसे चाट जरूर पसंद आएगा। और ऐसा हुआ भी। माया तो मानो किसी भूखे भेड़िए की तरह चाट को सफाचट कर रही थी। उसे हर कोई अजीब नजरों से देख रहा था। भले ही वह बहुत ज्यादा चाट खा चुकी थी, लेकिन उसके खाने का ढंग एकदम शालीन और नम्र था। हर तरह की चाट का स्वाद लेने के बाद शौर्य उसे ग्रोसरी सेक्शन में ले गया। यह शौर्य उसे जानबूझकर लाया था ताकि वह मसाले और खाने की सामग्री को अच्छे से सीख सके। शौर्य ने ढेर सारा सामान खरीद लिया। बिल पेमेंट करने के बाद उसने सारा सामान रिंग में डाल दिया। तभी माया की नजर टीवी पर पड़ी और वह बोली, स्वामी हमारे घर पर वैसी वस्तु नहीं है। मैंने सीखा है कि इसके जरिए हम कुछ भी देख सकते हो। स्वामी मुझे वह वस्तु चाहिए। शौर्य लाचारी से मुस्कुराया और उसने एक बड़ा सा टीवी खरीद लिया। जब सारी शॉपिंग हो गई तो शौर्य माया के साथ बाहर आने लगा, तभी कुछ छपरियों ने उसे घेर लिया। वो लोग आगे कुछ बोल पाते उससे पहले शौर्य ने उन्हें कुत्ते की तरह पीट दिया। इतनी देर से जो शॉपिंग करने से उसके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन था वह उसने उन लोगों पर निकाल दिया। शौर्य और माया जैसे ही पार्किंग लॉट में आए तो उनके आगे एक कार आकर रुकी। उसमें से एक अधेड़ आदमी निकला और वह बोला, ए लड़के उस औरत को हमारे पास यहाँ छोड़कर निकल जा। आज अपन का दिल इस पर आया है। शौर्य ने उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, क्यों बे बुढ़े, तुझे बुढ़ापे पे में जवानी चढ़ी है क्या? पहले अपनी हालत देख और फिर ऐसी बातें करना। तेरी बेटी की उम्र की है वह। जब उस आदमी ने अपने लिए इतनी अपमानजनक बात सुनी तो वह बौखला गया। इस लड़के के हाथ पैर तोड़ दो और उस लड़की को मेरे पास उठाकर लाओ। उसके आदमी जिन्होंने ये सुना था हाथ में स्टिक्स और रोड्स लेकर शौर्य की तरफ दौड़ पड़े।
शौर्य ने एक नजर माया को देखा जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। फिर शौर्य ने माया को कमर में हाथ डालकर उठाया और अपनी गाड़ी के बोनट पर बिठा दिया और बोला, एंजॉय द शो। शौर्य अपने दोनों पॉकेट में हाथ डालकर चलते हुए आराम से उन लोगों के सामने आकर खड़ा हो गया, जैसे बोल रहा हो, आओ अपनी इच्छा पूरी कर लो। उन आदमियों ने भी ना आव देखा ना ताव और उस पर सीधा हमला बोल दिया। उनके हथियार शौर्य के शरीर को छूने ही वाले थे, तभी कुछ ऐसा हुआ कि किसी ने सोचा नहीं था। शौर्य पर किए हुए सारे वार उसके शरीर से आए पार चले गए, मानो वह शौर्य था ही नहीं। सभी गुंडे अब थोड़ा डर गए थे, लेकिन शौर्य ज्यों का त्यों वही खड़ा था। सभी गुंडे फिर से अलर्ट हो गए और उन्होंने इस बार फिर शौर्य पर हमला किया। नतीजा इस बार भी सेम निकाला। अब गुंडों डर बहुत बढ़ गया था। शौर्य जो आराम से खड़ा था बोला, क्या हुआ बच्चों, तुम्हारा निशाना नहीं लग रहा है? चलो कोई ना, अब मेरी बारी। शौर्य उसकी जगह से हवा में गायब हो गया। तभी हर तरफ उन गुंडों की चीखें सुनाई दे रही थी। 10 सेकंड बाद जब शौर्य वापस उसी जगह आ गया, तभी सारे गुंडे जमीन पर पड़े पड़े कराह रहे थे। किसका हाथ टूटा था, किसी का पैर टूट गया था, किसी के पेट मार लगी थी तो कोई बेहोश हो गया था। उनका लीडर जो इतनी देर से ये देख रहा था, वह बुरी तरह से कांप रहा था। उसका शरीर पसीने से भीगा था और उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। शौर्य आराम से चलकर उसके पास आया और बोला, और बुढ़े तेरे तो सारे आदमी लुढ़क गए, अब बता तेरा क्या किया जाए? तुझे बहुत शौक है ना दूसरों की बहन बेटियां अगर पसंद आए तो उठाने का? चलो फिर आज के बाद उन बहनों को हम न्याय दिलाएंगे। इतना कहकर शौर्य ने उस आदमी को कॉलर से पकड़कर उठा लिया और एक जोरदार अपने घुटने से उसके दोनों टांगों के बीच वार कर दिया। वह वार इतना जोरदार था कि उसके सारे ऑर्गन मानो पेस्ट बन गए हो। उसके घावों से खून गिर रहा था और वह आदमी बेहोश होने वाला था। शौर्य ने उसके सारे पेन रिसेप्टर्स कर दिए और उसे बेहोश होने से रोक दिया। शौर्य ने फिर उस आदमी की एक एक उंगलियों को उखाड़ना चालू कर दिया। कुछ देर बाद जब उसके पेन रिसेप्टर चालू हो गए तो वह उस दर्द को सहन नहीं कर पाया और बेहोश हो गया। कुछ गुंडे जो चल फिर सकते थे, उन्हें देखकर शौर्य बोला, इसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाओ वरना ये मर जाएगा। इतना कहकर शौर्य वहां से चला गया। इधर जब गुंडों ने ये सुना तो वो मन ही मन सोचने लगे, पहले खुद उसे मौत के द्वार पर ले जाते हो और ऊपर से उसकी जान बचाने की बात करते हो, तुम इंसान नहीं हो। उन गुंडों ने जैसे तैसे उस आदमी को गाड़ी में डाल दिया और हॉस्पिटल ले गए। अब क्या होगा आगे? क्या कोई मुसीबत उसके घर तक भी आ जाएगी? क्या माया के होने का आर्या को पता चल जाएगा? CH36 नया पनगा। शाम के 8 बज चुके थे और दिन भर शॉपिंग करके शौर्य और माया अपने विला पहुंच गए थे। विला पहुंचते ही माया ने जिद करके शौर्य से टीवी इंस्टॉल करवाया। उसके बाद वह टीवी के साथ चिपक गई और शौर्य को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। आज वह बिल्कुल छोटी बच्ची जैसा व्यवहार कर रही थी। तभी शौर्य को लगा अगर वह माया को कुछ सिखाने बैठा तो वह उसे कुछ बातें समझा नहीं पाएगा, उससे अच्छा किसी और लड़की को बोलकर उसे समझाने दिया जाए। तभी उसके मन में आर्या का ख्याल आया, पर उसने सोचा अगर इसके बारे में आर्या उस पर शक करने लगे तो फिर उसे झूठ बोलना पड़ेगा और एक झूठ छुपाने के लिए कई और झूठ परोसे जाएंगे। उससे अच्छा है कि अभी उसे यहाँ बुला लूं और सब कुछ सच बता दे। उसने तुरंत आर्या को कॉल किया और उसे अपने विला पर बुला लिया। जब आर्या विला पहुंची तो उसने माया को देखा जो भला की खूबसूरत थी। उसे देखकर आर्या को अपने दिल में कुछ अजीब लगा, पर उसने कुछ कहा नहीं। तभी शौर्य आर्या को माया से मिलते हुए बोला, आर्या ये है माया जो कि एक गार्डियन है। इसी ने मेरी जान बचाई थी जब मैं समुद्र में कूद गया था। अगर ये ना होती तो मैं आज जिंदा नहीं होता। इनका इस दुनिया में कोई नहीं है तो मैंने इन्हें यह रहने के लिए बुला लिया है और तुम अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। उससे पहले मैं बता दूं कि वह सिर्फ मेरी दोस्त है और इसने अपनी पूरी जिंदगी जंगल में बिताई है, तो इन्हें शहर के तौर तरीके मालूम नहीं। तो मैं चाहता हूं कि तुम इसे ये सारी बातें समझाओ, मेरा मतलब है सारी बातें। शौर्य ने रखी सांस में सब कुछ जल्दी जल्दी बता दिया और अपनी सांस छोड़ी दी और फिर माया को देखकर बोला, ये आर्या है और ये मेरी होने वाली पत्नी है। माया और आर्या शौर्य को अजीब नजरों से देख रही थी, फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगी। कुछ देर बाद जब आर्या ने सब कुछ समझ लिया तो वह बोली, वो तो आपका नाम माया है, आप बेहद खूबसूरत है, जैसे कोई अप्सरा हो। माया बस उसकी बात पर मुस्कुराए और कुछ नहीं बोली। शौर्य चाहता तो अभी आर्या को डायमेंशन का सच बता सकता था, लेकिन उसे डर था कि ये सारी बातें देखकर कहीं आर्या उसे कोई साधु या बाबा ना समझने लगे।
फिर वह माया से बोला, माया तुम आर्या से बहुत कुछ सीख रही हो तो बदले में तुम्हें भी इसे कुछ सिखाना होगा। तुम इसे सारी युद्ध कला और साधना सिखा सकती हो जिस वजह से वह भी एक ताकतवर नारी बन सके। माया ने अपना सिर झुकाकर तुरंत कहा, जी स्वामी मैं इन्हें सब कुछ सिखा दूंगी। जब आर्या ने उसका रवैया देखा तो वो सकपका गई तो बात को संभालते हुए बोला, बात यह है कि माया जिस जगह से आती है वहां वे एक दूसरे को आदर से बुलाते हैं। मैंने उससे कई बार कहा है कि वो मुझे शौर्य बुला सकती है लेकिन ये नहीं मानती। आर्या ने भी इस झूठ को जैसे तैसे पचा लिया और कुछ नहीं बोली। कुछ समय बाद आर्या माया को एक कमरे में ले गई और वह दोनों वहीं बैठकर बातें करने लगी। तब तक शौर्य किचन में गया और उसने खाना बनाना शुरू किया। शौर्य जब अकेला रहता था तो घर के नौकर उसे समय पर खाना नहीं देते थे। अगर उसके दादी ने बताया तो भी उसे कई बार बासी खाना पड़ता था, तो उसने खुद ही अपने कमरे में एक छोटा स्टोव लेकर रखा था और अपने पार्ट टाइम जॉब से मिले पैसों से वह सामग्री लाकर अपने लिए खाना बनाया करता था। सिर्फ कुछ त्योहारों पर उसे घर का ताजा खाना मिलता था, वह भी दादी सामने होती थी इसी वजह से, नहीं तो उसे खुद ही खाना बनाना पड़ता था। आज शौर्य ने दिन भर में खरीदे हुए सारे इंग्रेडिएंट्स पहले डिब्बों में भर दिए, उसके बाद उसने खाना बनाना शुरू किया। थोड़ी हो देर में खाना बन चुका था और शौर्य ने खाना टेबल पर सजा दिया था। दोनों लड़कियां कुछ देर बाद अपने कमरे से बाहर आए। इस वक्त दोनों बहुत खुश लग रही थी, मानो वो एक दूसरे को पहले से जानती हो। जब आर्या ने टेबल पर ढेर सारा खाना देखा तो वह सरप्राइज हुई और बोली, शौर्य क्या तुम इतना अच्छा खाना बना लेते हो? बाय गॉड मुझे भी तुमसे सीखना पड़ेगा। माया भी थोड़ी हैरान थी लेकिन कुछ नहीं बोली और कुर्सी पर आकर बैठ गई। आर्या और शौर्य भी खाना खाने बैठ गए। तभी आर्या खाते खाते बोली, शौर्य मैं सोच रही हूँ माया को मैं अपने साथ रखूं, इससे दो काम हो जाएंगे, एक वह लोगों से मिल पाएगी और यहाँ के तौर तरीके नजदीक से सीख पाएगी। दूसरा मैं भी उसके साथ रहकर उससे कुछ सीख पाऊंगी। ठीक है तुम उसे अपने साथ रख सकती हो, बस ये बात याद रखना कि वह हमारे नए तौर तरीकों से अनजान है। और माया तुम अगर कोई परेशान करे तो उसकी जान लेने में बिल्कुल पीछे मत हटना, सीधा ऐसे लोगों को यमराज के दर्शन करवा देना, क्योंकि अभी का जो समाज है वह औरतों को गंदी नजरों से ही देखता है। माया ने भी अपना सिर हाँ में हिलाया। कुछ देर बाद सभी का खाना खत्म हुआ तो शौर्य उन्हें छोड़ने के लिए बाहर आ गया। वह अपनी गाड़ियों में विला से बाहर निकले ही थे तभी शौर्य की गाड़ी को रास्ते पर रोका गया। शौर्य के सामने एक अधेड़ उम्र का मस्कुलर बॉडी का गंजा आदमी खड़ा था। देखकर लग रहा था कि वो कोई गैंगस्टर होगा। उसके गले में मोती चैन थी, हाथ में अंगूठियां थी और मुंह में एक सिर दबा रखी थी। शौर्य ने तुरंत अपनी कार रोकी और वहां नीचे उतारा और आर्या जो माया के साथ दूसरे गाड़ी में थी उन्हें आगे जाने का इशारा कर दिया। आर्या थोड़ी घबराई थी लेकिन उसने फिर भी गाड़ी को तेज दौड़ाते हुए वहां से निकल गई। शौर्य ने उस आदमी को एक बार देखा और बड़ी ही आलस्य के साथ बोला, अब तुझे क्या चाहिए? अबे जल्दी बोल, कल कॉलेज जाना है। जब शौर्य की ऐसी बात सुनी तो वह आदमी हंसने लगा और बोला, बच्चे थोड़ी देर पहले तूने जिसकी पिटाई की थी ना, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मेरा नाम जुनैद अंसारी है और पूरे जिले का अंडरवर्ल्ड मेरे नाम पर चलता है। तुझे उसे हाथ लगाने से पहले सोचना चाहिए था। अब क्या करने वाला जुनैद अंसारी शौर्य के साथ? क्या अंडरवर्ल्ड से पंगा शौर्य को महंगा पड़ेगा या फिर शौर्य इन्हें भी तोड़ मरोड़ कर निपटा देगा? CH-37 अंडरवियर का बेताज बादशाह। जब शौर्य ने जुनैद अंसारी की बात सुनी तो उसे कोई हैरानी नहीं हुई और लापरवाही से बोला, वो तो वह सुअर तेरा भाई था। तभी सोचूं वह इधर उधर मुंह क्यों मार रहा था। फिर भी चलो मैंने उसे माफ कर दिया, उसे जिंदा छोड़कर, लेकिन तू टकले यहाँ पर आकर मुझे धमका रहा है कि मैंने उसे क्यों मारा। तुझे पता नहीं अगर कोई गलती करता है तो उसे उसकी सजा भी फ्री में मिलती है। क्या तेरी माँ ने दूसरी औरतों को उठाने के लिए सिखाया है क्या? तेरी माँ कोई कोठे वाली तो नहीं थी ना? शौर्य की बातें जुनैद को अंदर तक चुभी थी। शौर्य सिर्फ उसकी नहीं उसकी माँ की भी बदनामी की थी, वो भी इतने लोगों के सामने। जुनैद अपने दांत पीसते हुए बोला, बच्चे लगता है तुझे मरने का कोई डर नहीं है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ के बारे में ऐसा बोलने की? वो मेरा भाई था तो वो कुछ भी कर सकता है। अगर उसे कोई लौंडिया पसंद आती है तो वो उसे अपने साथ ले जा सकता है और वह उस लड़की की खुशनसीबी होती है कि वह मेरे भाई को पसंद आई थी। तभी शौर्य तपाक से बोला, लेकिन अब तुम्हारा भाई किसी लड़की को तो छोड़ो, वो किसी लड़के को भी कभी पसंद नहीं कर पाएगा। जुनैद ने जब ये सुना तो उसके सिर पर नसें उभर आई।
आज तक किसी ने उसके साथ इतनी बदतमीजी नहीं की थी और उसके बात का इस तरह कभी मजा नहीं उड़ाया था, लेकिन उसके सामने खड़ा लड़का उसका मजाक तो उड़ा ही रहा था, साथ में उसे सीरियसली नहीं ले रहा था। बच्चे, मैं अभी तक तुझे बच्चा समझकर तुझे धमका रहा था, लगता है तेरे दिन भर गए हैं। मैं तुझे एक आखिरी मौका देता हूँ, चुपचाप अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांग, वरना मैं तेरी लाश भी पीछे नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ हाँ, अबे टकले, लगता है तू मेरी बात समझा नहीं, चल आज तुझे मैं मेरे खास दोस्त से मिलवाता हूँ। इतना कहकर शौर्य ने अपनी हथेली आगे की और उसके हाथ पर बना तलवार का टैटू चमकने लगा और वह बड़ा हुआ और एक लाल रंग की तलवार में तब्दील हुआ। शौर्य ने उसे बड़े प्यार से अपने हाथ में पकड़ा और बोला, इससे मिलो, ये मेरी दोस्त रक्त सम्राज्ञी है। इससे इंसानों का खून बहुत अच्छा लगता है, खास करके पापी इंसानों का। इतना कहकर शौर्य ने एक कदम आगे बढ़ाया और वह गायब हो गया। कुछ ही सेकंड्स में वह अपनी जगह वापस आ गया। जब ध्यान से देखा तो पाया कि उसकी तलवार से खून टपक रहा था। एक चर की आवाज हुई और जुनैद के पीछे खड़े आदमी कई टुकड़ों में बिखर गए। जुनैद के सामने लाशों के टुकड़ों का ढेर लगा हुआ था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जुनैद, जो खुद एक माफिया का डॉन था, उसने अपने जिंदगी में कई लाशें देखी थी पर ऐसा नरसंहार नहीं देखा था। उसने तुरंत उल्टी कर दी। हर तरफ खून ही खून दिख रहा था। जुनैद अब अपने घुटनों पर बैठा था। शौर्य ने उसकी तलवार जुनैद के गले पर रखी और बोला, तेरे पास और बहुत साल थे जिंदा रहने के लिए, पर तूने एक गलती कर दी। तू भूल गया कि सामने वाला भी एक इंसान ही है। तुझे तेरा घमंड और ताकत का नशा डूबा गया। अगले जन्म में याद रखना कि किसी भी महिला का सम्मान करना चाहिए, उसे सिर्फ हवस की नजरों से नहीं देखना चाहिए। छठ को आवाज हुई और जुनैद का सिर धड़ से अलग होकर रास्ते पर गिर गया। शौर्य अपनी तलवार को अपने शरीर में रखकर बड़बड़ाया, ये साला अंडरवर्ल्ड वाला काम और अंडरवियर वाला ज्यादा लग रहा था। चलो, आज के बाद द्वारिका से एक हैवान खत्म हो गया। अब ये पुलिस का झमेला मेरे गले ना पड़ जाए। ऐसा कहकर उसने अपनी सिर खुजाया और बोला, सिस्टम, इसके सारे काले कारनामों का रिकॉर्ड निकालो और मेरे मोबाइल पर सारा डाटा ट्रांसफर कर दो। सिस्टम ने तुरंत उसके गुनाहों की सारी जानकर शौर्य के मोबाइल पर ट्रांसफर कर दी। तभी शौर्य ने अपने जेब से पेनड्राइव निकाला और उसे पेनड्राइव में सेव कर दिया। उसके बाद उसने सिस्टम से कहकर सारी जानकारी सीबीआई और पुलिस को भेज दी। अगर जुनैद के मुखबिर पुलिस में होंगे तो वो इस डाटा को डिपार्टमेंट के हाथ नहीं लगने से सकते थे। इसके बाद शौर्य ने नर्क की अग्नि प्रकट की और सारी लाशों को जला दिया। अब सिर्फ उन लोगों की गाड़ियां वहां पड़ी थी। इधर पुलिस स्टेशन में हंगामा मचा था। आज जुनैद और उससे जुड़े सभी पॉलिटिशियन के नामों की लिस्ट और उनके आतंकवादियों के साथ मिले होने के सबूत उन्हें एक अज्ञात सोर्स से मिले थे। जुनैद के मुखबिरों ने उससे रोकने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले उन्हें अरेस्ट किया गया। उसके बाद जुनैद के भाई को भी हॉस्पिटल से अरेस्ट किया गया। जब पुलिस ने उसकी हालत के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया तो शौर्य का नाम सामने आया, तो कमिश्नर ने तुरंत दुष्यंत को बताया। दुष्यंत ने शौर्य का नाम इस मैटर से हटाने के दिया। दुष्यंत को अच्छे से पता था कि उसका बेटा किसी को भी बिना वजह नहीं पीटता, और सामने वाले का अपराध संगीन हो तो वो उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ता। तभी अग्निहोत्री मैंशन के बाहर शौर्य की गाड़ी पहुंच गई। उसने उतरते ही आर्या को खबर कर दी कि वह सेफ है और वो अभी घर पहुंच गया है। जब वह घर के अंदर आया तो दुष्यंत, रागिनी और दीनानाथ सोफे पर बैठे थे। तभी दुष्यंत बोला, शौर्य, कुछ देर पहले कमिश्नर का फोन आया था। वे कह रहे थे कि तुमने जुनैद अंसारी के भाई को बहुत बुरी तरह पीटा है, तो मैंने कमिश्नर से कहकर वो मामला निपटा दिया है। शौर्य ने सिर्फ अपनी गर्दन हिलाकर उसे सहमति दी और बोला, जुनैद अंसारी भी मारा गया है और उसके खिलाफ के सारे सबूत पुलिस डिपार्टमेंट को दे दिए हैं। होम मिनिस्ट्री के चीफ होने के नाते आप जरा उस जुनैद से जुड़े लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही कर देना। इतना कहकर शौर्य अपने कमरे में चला गया। इधर दुष्यंत, जिसने जुनैद के मौत के बारे में सुना, वह हैरान रह गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने किसी को फोन मिलाया और सारे सबूत अपने मोबाइल पर मंगवाए। सारे सबूतों की जांच करने के बाद उन सभी के खिलाफ कार्यवाही के आदेश दुष्यंत ने जारी कर दिए। इसके बारे में उसने होम मिनिस्टर से भी बात की और सारा मामला समझा दिया। दूसरे दिन सुबह पूरा गुजरात हिल चुका था। आज कई बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कई जगहों पर छापे मारे गए थे। ऊपर से सीबीआई भी इसमें शामिल हुई थी। और इन सारी घटनाओं के पीछे जो इंसान था वह घोड़े बेचकर बेड पर सो रहा था। कल अपनी तलवार का इस्तेमाल जब उसने किया था तो उसकी बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म हो चुकी थी।
अभी जिस स्तर पर उसकी साधना थी वह कुछ पल के लिए ही अपनी तलवार इस्तेमाल कर सकता था। अब आगे क्या होने वाला है? क्या माया आर्या के साथ रह पाएगी? क्या शौर्य अपना बिजनेस चालू कर पाएगा? क्या शौर्य और उसके पेरेंट्स के रिश्तों में कोई सुधार आएगा? CH38 ये लड़का है या लड़की? शौर्य जो अपने बेड पर आराम से सोया था, उसकी नींद दरवाजे पर आवाज पड़ने से खुल गई। उसने तुरंत उठकर दरवाज खोला तो सामने सिया खड़ी थी। उसने मुंह फुलाकर अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, भाई आप इतनी देर तक सो रहे हो? मेरे आज प्रैक्टिकल है और आज मैं आपकी वजह से लेट हो जाऊंगी। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। शौर्य ने अपनी आंखें मलते हुए घड़ी की ओर देखा और पाया कि घड़ी में 6:45 हो गए थे। कॉलेज का टाइमिंग 7 बजे का था। वह तुरंत मुड़ा और बाथरूम में चला गया। वह जिस रफ्तार से गया उसे देखकर सिया दंग रही थी। वह बड़बड़ाई, क्या भाई कोई सुपरमैन है? तभी शौर्य बाथरूम से नहाकर बाहर आ भी गया था। उसने जवाब दिया, तुम्हारा भाई हनुमान का भक्त है तो थोड़ी तो पूरी उसे हनुमान जी दे ही देंगे। इतना कहकर वह सिया के साथ नीचे आ गया। आज उसने अपनी थार ले जाने का फैसला किया था। उसने तुरंत चाबी लगाई और सिया को लेकर सीधे कॉलेज चला गया। शौर्य ने सिर्फ एक दिन में कॉलेज में सभी के बीच अपना खौफ पैदा कर दिया था। उसके आते ही पूरा कैंपस एकदम शांत हो गया। सारा शोर मानो अचानक बंद हो गया हो। तभी एक लड़की चीखते हुए बोली, ओ हैंडसम, तुम कोई प्रोफेसर हो यहाँ के? ये लोग तुम्हारे आने के बाद इतना शांत क्यों हो गए? शौर्य ने जब पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक लड़की लड़कों जैसे कपड़े पहनकर और लड़कों जैसी हेयर स्टाइल बनाकर खड़ी थी। उसे देखते ही कोई भी मान लेता कि वह एक लड़का है। तभी शौर्य ने कुछ सोचा और बोला, मेरा यहाँ आज दूसरा दिन है कॉलेज में, मुझे भी कुछ मालूम नहीं है। तू बता, तू भी यहाँ नया है क्या? जब उस लड़की ने शौर्य की बात सुनी तो अपने आप को एक बार नीचे से ऊपर देखा और फिर शौर्य को घूरते हुए कुछ बोलने वाली थी, पर तभी शौर्य ने उसके साथ जो किया वह देखकर अवाक रह गई। शौर्य उसके पास आया और अपना हाथ उसके कंधे पर रखते हुए बोला, अरे यार, तू भी इन लोगों की तरह अब चुप मत बैठ, चल मुझे बता तू किस डिपार्टमेंट में जाना चाहता है, मैं तुझे वहां लेकर चलता हूँ। इतना कहकर शौर्य उसे हाथ पकड़कर खींचते हुए सिया के पास आया और बोला, ये देखिए मेरी छोटी बहन है, बीटेक फाइनल ईयर में है। इसका नाम सिया है, अब तू बता तेरे नाम क्या है? जब शौर्य की ये बात उसने सुनी तो वह झट से होश में आई और बोली, मैं डॉट शिखा चौधरी हूँ। जब शौर्य ने ये नाम सुना तो शौर्य ने नाटक करते हुए झट से उसका हाथ झटक दिया और बोला, ओह आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें लड़का समझ लिया था। इतना कहकर शौर्य ने एक इनोसेंट सी स्माइल दी। सिया ने ये दिखा तो उसने भी शौर्य का साथ देते हुए कहा, वो क्या है ना, थोड़ी सी मेरे भाई की गलतफहमी हुई थी तो उसने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया। वैसे इसका नाम शौर्य है और वो हिस्ट्री का स्टूडेंट है। जब शिखा ने ये सुना तो वह कुछ नहीं बोली और शौर्य को घूरते हुई वहां से मेडिकल डिपार्टमेंट की ओर चली गई। शौर्य और सिया भी उसके बाद वहां से चले गए। दोपहर को कॉलेज की छुट्टी के बाद वह दोनों घर की ट्रेड आ रहे थे, तभी उन्होंने रास्ते में शिखा को किसी से बहस करते हुए देखा। उन्होंने देखा कि शिखा की बाइक एक कार से टकराई थी और उस कार वाले का थोड़ा सूजा हुआ था। ऊपर से शिखा उसे मुंह में आए वो बोले जा रही थी, अबे अकल के अंधे, तेरी आंखें सड़क को छोड़ कहाँ देख रही थी? कभी लड़की नहीं देखी थी क्या को सीधा मुख पर तूने गाड़ी चढ़ा दी? अब चुपचाप मेरा हर्जाना दे दे वरना मैं पुलिस को बुलाकर तुझे अंदर कर दूंगी। साले डेढ़ पसली के, तेरी औकात एक फटके की भी नहीं है और तू मुझे घुरेगा। तेरे ऐसे लाइट लगा दूंगी कि तू जिंदगी भर मुझे याद रखेगा, साला झाड़ की पत्ती। चल वट ले यहाँ से और अगली बार जो काम कर रहा है उसी पर ध्यान दे। और इतना कहकर वह उसे फिर से मारने वाली थी, तभी शौर्य उसके पास जाकर उसे रोकते हुए बोला, शिखा जरा गुस्से पर काबू करो और जाने दो बेचारे को। शिखा ने जब शौर्य को देखा तो उसने उस आदमी को छोड़ दिया। तभी वह आदमी रोते हुए बोला, मैडम आई एम सॉरी बट मुझे लगा आप लड़का हो तो मैं आपको देख रहा था। क्यों, तू क्या गया है क्या? वो आदमी शर्मा कर बोला, हाँ मैडम, इसीलिए मैं आपको देख रहा था। ये सुनकर शौर्य अपनी हंसी नहीं रोक पाया और वह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर शिखा और ज्यादा गुस्सा हो गई। उसने तमतमाते हुए अपनी बाइक पीछे ली और हेलमेट लगाकर तुरंत धुआं उड़ाते हुए निकल गई। सिया जिसने ये सब देखा था वह भी अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी और वह हंसते हुए बोली, भाई आप नहीं सुधरोगे, आपने उसे फर्ज गुस्सा दिला दिया है। शौर्य ने लापरवाही से कंधे उचकाए और गाड़ी में बैठ गया। कुछ ही देर में दोनों अग्निहोत्री मैंशन पहुंच गए।
जैसे ही शौर्य ने घर में कदम रखा, सारे नौकर अपनी जगह पर रुक गए और उसे देखने लगे। शौर्य को कुछ अजीब लगा और वह हॉल में आ गया। सामने एक खादी पहना हुआ आदमी बैठा था। वह दीनानाथ की तरफ देखकर जोर जोर से बातें कर रहा था। दीनानाथ, आपने उस नालायक को घर में आने कैसे दिया, और उसने आपके सामने मेरे पोतों की ऐसी हालत कर दी। इस बात पर अब चुप कैसे बैठ गए? बोलो, कुछ तो बोलो, मुझे आज इस बात का जवाब चाहिए। तभी शौर्य की बाहर से आवाज आई, ये क्या हो रहा है? आज किसने घर में कुत्ते को घुसने दिया? बाहर निकालो इसे, कब से भूखे जा रहा है। शौर्य के मुंह से निकली ऐसी बात ने उस आदमी को बहुत गुस्सा दिला दिया और वह जोर से चिल्लाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुत्ता बोलने की? तू अपने आप को समझता क्या है? मैं तेरे प्यार खानदान को एक पल में गायब कर सकता हूँ। तभी शौर्य उसके सामने आते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तो करना, तुझे रोका किसने है? वैसे भी ये मेरे कोई नहीं लगते, लेकिन तेरे बेटी के जरूर लगते हैं। वह आदमी और कुछ बोलने वाला था, अचानक चुप हो गया क्योंकि वो हैरान हो गया था शौर्य के टेढ़े जवाब से। शौर्य आगे बोला, तुझे क्या लगता ही तेरे पोते दूध के धुले हुए थे जिन्हें मैं माफ करता, वो भी तब जब उन्होंने मेरे साथ ऐसी हरकत की थी। अब तू बता, मैंने तेरे पोतों से क्या मांगा था? क्या मैंने उनकी कोई चीज छीनी थी? क्या मैंने उनके खिलाफ कोई साजिश की थी? क्या मैंने उन्हें कोई तकलीफ दी थी? नहीं ना, तो फिर उन्हें क्या जरूरत थी बेवजह मेरे रास्ते में आने की? जब उस आदमी ने शौर्य की बात सुनी तो वह तुरंत चुप हो गया। फिर कुछ सोचकर बोला, वो मेरे यानी रघुनाथ पटेल के बेटे थे। उन्हें तुम पसंद नहीं थे, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे साथ बर्ताव किया होगा, और जैसी तुम्हारी इस घर में हैसियत है, तुम इस घर में रहने के लायक नहीं हो। अच्छा, और ये बात तय करने वाले तुम कौन होते हो? तुम्हें अपने बहू बेटे ठीक से संभाले नहीं जा रहे, और हमारे घर में आकर मेरी हैसियत तय करने का अधिकार तुम्हें कब से मिला? क्या इस बुढ़े ने तुम्हें वह अधिकार दिया है? ये सुनकर रघुनाथ एकदम चुप हो गया। तभी शौर्य आगे बोला, तुम भले कोई पावरफुल मंत्री हो सकते हो, पर वो लोगों के लिए यहाँ हमारे घर में आकर मुझे धमकाने की कोशिश भी मत करना, वरना तेरा भी वही हाल करूंगा जो तेरे पोतों का हुआ है। इतना कहकर शौर्य ने उसके सीने पर अपना हाथ धीरे से फेर दिया और बोला, आज यहाँ आकर जो तुमने शोर मचाया है ना, उसके लिए ये छोटा सा गिफ्ट। तुम्हें पैरालिसिस मुबारक हो। इतना कहकर शौर्य पीछे हट गया। कुछ ही देर में रघुनाथ का पूरा शरीर जम गया। थोड़ी ही देर में उसका मुंह और हाथ पैर टेढ़े हो गए। शौर्य ने दीनानाथ को देखा और बोला, अपने बहू से कहो कि जल्दी इसे भी अस्पताल ले जाए, इसे पैरालिसिस हुआ है। दीनानाथ ने बिना देर किए अपनी बड़ी बहू को बुलाया और रघुनाथ को लेकर दवाखाने भेज दिया। अब क्या होगा शौर्य के साथ? क्या रघुनाथ के परिवार वाले चुप रहेंगे? क्या रघुनाथ अपना बदला लेगा? कैसा रहेगा शौर्य का आने वाला समय? शौर्य अपना बिजनेस कब स्टार्ट करने वाला है? CH-39 अभी और विशाल की रिकवरी। रघुनाथ पटेल की हालत खराब करने के बाद शौर्य अपने कमरे में चला गया। इधर दादाजी दीनानाथ हताश होकर सोफे पर बैठे थे। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था, उनका पोता जो कभी किसी को आंख उठाकर देखता तक नहीं था, आज वह एक बदतमीज और बदमाश कैसे हो गया? ऊपर से उसकी राक्षसों जैसी ताकत जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता। इसी उधेड़बुन में दीनानाथ बैठा था। तभी उसे उन गोलियों की याद आई जो शौर्य ने उसे अभी और विशाल को ठीक करने के लिए दी थी। दीनानाथ तुरंत सोफे से उठ गया और अपने कमरे से वो 2 गोलियां लेकर आ गया। इधर अस्पताल में आज अभी और विशाल की बगल में एक और बेड लगाया गया था जिस पर रघुनाथ को लिटाया गया था। रघुनाथ बार बार कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पा रहा था। विशाल और अभी ने ये देखा तो उनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई थी। आज सुबह उनके नानाजी उनका बदला लेने के लिए अग्निहोत्री मैंशन अकेले चले गए थे, लेकिन अब वे भी अस्पताल में उनके बगल में पड़े थे। अभी की मां के आंसू रुक नहीं रहे थे। वह अपने पिता और बेटों के लिए रोए जा रही थी और बीच बीच में शौर्य को गालियां दे रही थी। विशाल के पिता चुपचाप ये देख रहे थे। जब से शौर्य घर पर रहने लगा है उसने घर में कदम नहीं रखा था। तभी उस VIP वार्ड का दरवाजा खुला और दीनानाथ अपने हाथ में एक बक्सा लेकर अंदर आए। ये बक्सा हथेली जितना बड़ा था। उन्होंने ध्यान से देखा कि उनके दोनों पोतों के हाथ और पैर डॉक्टर्स ने जोड़ दिए थे, मगर उनके वहंगब होकर भी उनके लिए उनका कोई फायदा नहीं था। दीनानाथ ने वह बक्सा खोला और उसमें से 2 गोलियां निकाली और अभी और विशाल के हाथ में देकर बोला, तुम दोनों इन गोलियों को बिना सवाल पूछे खा जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगा। दोनों ने बिना सवाल किए सीधा उन गोलियों को मुंह में रख दिया। कुछ ही देर में दोनों गोलियां उनके मुंह में घुल गई।
थोड़ी देर बाद उनकी टूटी हुई हड्डियां ठीक हो गई और दोनों भाइयों ने तुरंत खड़े होकर चेक किया और पाया कि वे दोनों एकदम नॉर्मल हो गए हैं। तभी दीनानाथ बोले, तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि शौर्य की दी हुई दवाइयां तुम्हारे ऊपर काम आ गई। मैं चाहता हूं कि तुम उससे अभी जाकर माफी मांगो और अपने किए का प्रायश्चित करो। जो खुशी उन्हें ठीक होने के बाद हुई थी वह खुशी शौर्य का नाम सुनते ही गायब हो गई। दादाजी आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? हम और उससे माफी मांगेंगे ये नहीं हो सकता। उसने हमारी ऐसी हालत की है और आप हमें उससे माफी मांगने के रहे हैं। दीनानाथ ने एक गहरी सांस ली और बोला, एक तो पहले तुमने उसे परेशान करके घर से बाहर निकाला, उसके बाद उसने तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दी और बाद में तुम्हें उसने ठीक करने के लिए दवाई भी दी। ये उसका बड़प्पन था, और तो और क्या तुम उसका कुछ बिगाड़ सकते हो जो इतना सीना चौड़ा करके बात कर रहे हो? भूल गए कैसे उसने तुम दोनों को कीड़ों की तरह मसल दिया था? दीनानाथ ने अपनी आवाज थोड़ी सीरियस करते हुए आगे कहा, जरा तुम सोच कर देखो, क्या इस दुनिया में ऐसी दवाई है जो तुम्हारे घाव तुरंत भर सके, वो भी इस तरह की जिसे डॉक्टर्स भी ठीक नहीं कर पाए, वो भी कुछ मिनट में ठीक हो गया। अब अगर ऐसे इंसान से तुम्हें पंगे लेने का शौक है तो खुशी से लो, लेकिन एक बार अपने नाना को देख लो। तुम्हारे नाना की ये हालत बस उसके छूने से हुई है और वो कुछ भी कर सकता है। वो अब एक मायावी लड़का बन गया है। ऐसे इंसान से दुश्मनी यानी सीधे मौत को दावत देना होगा। अब तुम दोनों सोचो तुम्हें क्या करना है। अपने दादा की सारी बात सुनकर मानो अभी और विशाल अपने होश में आ गए हो। उन्हें वह मंजर याद आ गया जब शौर्य उन्हें पीट रहा था और कैसे उसने उन दोनों को चीखने का भी मौका नहीं दिया और उन्हें अपाहिज बना दिया था। यह सब सोचकर मानो उनकी रूह कांप गई हो। वो तुरंत शौर्य से माफी मांगने के लिए तैयार हो गए। उनके माता पिता जो वहां मौजूद थे उन्होंने भी दीनानाथ की बात मान ली और शौर्य से माफी मांगने के लिए तैयार हो गए। इधर शौर्य अपने कमरे में बैठकर अपने मोबाइल के साथ खेल रहा था, तभी उसे याद आया कि उसने आर्या के साथ शर्त लगाई है कि वो उसका बिजनेस स्टार्ट करेगा, उसे आर्या के कंपनी से बड़ा बनाएगा। वह तुरंत अपनी जगह से उठा और अपनी थार लेकर बाहर चला गया। उसे अपना बिजनेस शुरू करना था तो उससे पहले उसे किसी ऐसे बंदे की जरूरत थी जो उसका पैसा मैनेज करेगा और उसे सही जगह पर सही वक्त पर इन्वेस्ट करके उसे प्रॉफिट दिला दे। शौर्य अपनी कार को मेन हाईवे पर दौड़ा रहा था। कुछ दूरी पर जाने के बाद उसने अपनी कार अचानक ब्रेक मारकर रोक दी और देखा कि वही सड़क के किनारे एक बड़ी सी एसयूवी खड़ी है और कुछ लोग एक लड़की को जो नशे की हालत में थी उसे गाड़ी से बाहर निकाल रहे थे। शौर्य को ये बात खटक गई और वह तुरंत वहां पहुंच गया। तभी उस एसयूवी के अंदर से एक आदमी नीचे उतारा। उसने एक बिजनेस सूट पहना था और उसे देखकर लग रहा थी कि वह कोई बड़ा बिजनेसमैन है। गाड़ी से उतरने के बाद उसने अपनी क्यूबन सिगार को हाई फ्लेम के लाइटर से जलाया और एक गहरा कश लगाते हुए बोला, फाइनली तुम मेरे हाथ लग ही गई। तुम्हें बहुत घमंड था ना अपनी एकेडमिक्स पर, अब बताओ क्या तुम्हारी एकेडमिक्स तुम्हें मुझसे बचा पाएगी। उसने एक और कश लगाया और शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, इसे अंदर लेकर चलो और उसके कपड़े उतार कर लिटा दो। मेरा काम होने के बाद मैं तुम्हें भी मौका दूंगा। सभी लोग उस लड़की को अंदर झाड़ियों में लेकर जाने ही वाले थे, तभी एक आवाज उन्हें सुनाई दी। किसकी थी ये आवाज? क्या शौर्य इस लड़की को उनके हाथों से बचा पाएगा? कौन थी वह लड़की? CH-40 कशिश चौधरी। 5 लोग एक लड़की को उठाकर झाड़ियों में लेकर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनके कदम एक आवाज से रुक गए। अगर एक कदम भी तुमने बढ़ाया तो तुम्हें सबसे दर्दनाक मौत दूंगा। यह आवाज एक सीधी धमकी दी उन लोगों को। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया शौर्य वहां पर खड़ा था। तभी वह बिजनेसमैन बोला, ए लड़के चुपचाप यहां से चला जा वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तू मुझे जनता नहीं है। शौर्य ने उस आदमी को देखा और बेफिक्री से बोला, तुम्हारे गले में कोई बोर्ड मैंने लटका हुआ नहीं देखा जिस पर तेरा नाम लिखा हो। क्या तू कहीं का राजा महाराजा है कि तुझे हर कोई जानने लगे? शौर्य की बात सुनकर उस आदमी का सिर चकराने लगा और वह बोला, मैं आखिरी बार कह रहा हूं यहां से चुपचाप चले जाओ वरना तुम्हारी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। जब शौर्य ने ये सुना तो वो मुस्कुराया और अपनी एक उंगली उसने हवा में तलवार की तरह घुमाई और एक आदमी जिसने उस लड़की को कमर से पकड़ा उसका हाथ काटकर नीचे गिर गया और उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। वह आदमी दर्द में करहाते हुए नीचे बैठ गए। तभी शौर्य उस लड़की के पास फुर्ती से पहुंच गया और उसने उस लड़की को कमर से पकड़कर बगल में ले आया। शौर्य ने उसकी जांच की तो पाया कि इस लड़की को एक ड्रग दिया गया था।
उसने तुरंत अपना हाथ इस लड़की के गले पर रखा और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से उसने उस ड्रग को उस लड़की के शरीर से बाहर निकाल दिया। उस लड़की ने बेहोशी की हालत में उल्टी कर दी और उसके मुंह से वह ड्रग और जूस बाहर निकल गया। शौर्य फिर उस लड़की को जमीन पर बिठाते हुए उसके माथे पर हाथ रखकर उसकी चेतना को जगा दिया। उसके ऐसा करते ही लड़की होश में आने लगी। शौर्य फिर इत्मीनान से उन आदमियों के पास चलते हुए आया और बोला, ऐसे क्या देख रहे हो, मुझे आदमियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शौर्य की कही बात और उसकी हरकत इसमें कोई संबंध नहीं था। वे लोग भौचक्का होकर शौर्य को देख रहे थे। शौर्य ने अपनी उंगलियां चिटकाई और फिर बोला, आजकल जहां जाओ वहां तुम जैसे लोग औरतों पर अत्याचार करते हुए नजर आते हैं। तुमने इन औरतों को समझ रखा है। तुम्हें अपने घर में अपने माता पिता ने कुछ सिखाया नहीं है क्या? मुझे देखो, मुझे अपने माता पिता ने जन्म होते ही त्याग दिया, कभी उन्होंने मुझे अपना प्यार नहीं दिया। इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं उनका गुस्सा कुछ बेचारी लड़कियों पर उतारते फिरूंगा। चलो, अब तुमने ऐसी हरकत करने की कोशिश की है, इसका मतलब है तुमने पहले भी ऐसा किया है, तो उन लड़कियों की तरफ से मैं तुम्हें एक दर्दनाक मौत देता हूँ। इतना कहकर शौर्य ने अपना हाथ बढ़ाया तो उसके हाथ में एक लाल रंग की लंबी तलवार आ गई। शौर्य धीरे धीरे उन लोगों के पास चलकर जाने लगा। वह बिजनेसमैन घबराते हुए बोला, देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। मेरी कमिश्नर के साथ अच्छी पहचान है। शौर्य उसकी बात पर हंसते हुए बोला, तो क्या कमिश्नर का नाम लेने से तुम्हारी मौत यमराज कैंसल नहीं कर सकते? इतना कहकर शौर्य ने वह तलवार उस आदमी के घुटने में घुसेड़ दी। वह आदमी दर्द में बहुत चीखने लगा। शौर्य ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसके मुंह में ठूंस दिया। फिर शौर्य उस तलवार को उसके घुटने में वैसे ही छोड़कर दूसरे लोगों की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगा। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक आदमी को उसकी गर्दन से पकड़कर ऊपर उठाया और बोला, तुम जैसे कुत्ते दूसरों के इशारों पर बिना सोचे समझे उल्टे सीधे काम करते हैं और तुम लोगों के वजह से ही इन जैसे कमजोर लोग बेगुनाह लोगों को परेशान करने की हिम्मत करते हैं। इतना सुनकर शौर्य ने उसकी गर्दन आराम से तोड़ दी। इतनी देर से बाकी लोग ये सब होते हुए सिर्फ देख सकते थे, पर अपनी जगह से हिल नहीं सकते थे, क्योंकि शौर्य जब किसी को मारने के मूड में होता है तो उसके ऑरा से निकला प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद शौर्य ने बाकी बचे 3 लोगों को भी बड़े दर्दनाक तरीके से मार डाला। इधर वह लड़की जो होश में आ चुकी थी, वह ये चुपचाप होते हुए देख रही थी, लेकिन उसकी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह कुछ बोलकर शौर्य को रोक। आखिर में शौर्य उस आदमी के पास आया जिसके पैर में उसने तलवार घोंप दी थी। उसे देखकर शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, जब भी तुम किसी लड़की की इज्जत लूटते हो तो तुम्हें बहुत मजा आता है ना? कभी उसके दर्द के बारे में सोचा है? चलो मैं तुम्हें वह दर्द महसूस करवाता हूँ। इतना कहकर शौर्य ने वह तलवार उसके घुटने से बाहर निकली और उसके नाभि के नीचे घुसेड़ दी। फिर उसने उसे बाहर निकाला और उसके शरीर पर छोटे छोटे कट लगाने लगा। उसका हर एक कट उसकी नसों को काट रहा था। कुछ देर बाद वह आदमी बेहोश हो गया। फिर शौर्य ने आखिर में उसके दिल में वह तलवार घुसेड़ दी और बोला, अगले जन्म में कभी भी किसी लड़की के साथ बुरा करने की सोचना भी मत, और हाँ, यमराज अगर पूछे तो उन्हें के देना, युद्ध के देवता के नए वारिस ने तुम्हें भेजा है। जब शौर्य उसे खत्म करके मुड़ा तो उसने देखा कि वह लड़की उसे डर कर देख रही थी, तो शौर्य मुस्कुराते हुए देखा और बोला, क्या आप ठीक है? जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने इन लोगों को तुम्हें बेहोशी के हालात में यहाँ लेट हुए देखा, तो मैंने तुम्हें उनके हाथों से बचा लिया। इतना कहकर शौर्य ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वह लड़की उसका हाथ घबरा कर पकड़ते हुए उठ गई और उसे धन्यवाद देने लगी। शौर्य ने भी उसे एश्योर किया कि वह सेफ है, तो फिर उसने उन लाशों को नर्क की अग्नि से जला दिया। ये सब वह लड़की अपनी आंखों से होते हुए देख रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये कैसी पावर्स थी? इसने ये कैसे किया? ये लड़का आखिर कौन है? ये सारे सवाल उस लड़की के दिमाग में घूम रहे थे। अपना काम निपटाने के बाद उस लड़की को वह अपनी थार में बिठाकर शहर की ओर वापस ले आया। एक कॉफी शॉप पर रुककर उसने उस लड़की को थोड़ा चाय नाश्ता करवाया और बोला, मैंने अभी तक आपको अपना नाम नहीं बताया है। मेरा नाम शौर्य है और मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मैं आज अपने बिजनेस के लिए एक फाइनेंस मैनेजर ढूंढने निकला था, लेकिन रास्ते में मेरी आपसे मुलाकात हो गई, तो मैं अपना काम कल देखूंगा। ओह, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप अपना काम नहीं कर पाए। वैसे मेरा नाम कशिश चौधरी है और मैं राजस्थान से हूँ। मैं इस शहर में अपनी बहन के साथ रहती हूँ। वो एक मेडिकल रिसर्चर है
और जैसा आपने कहा, मैं भी एक फाइनेंस मैनेजर हूं, पर मैं अपने क्लाइंट के फंड्स और उनके बिजनेस आइडिया समझकर ही उनके साथ काम करना पसंद करती हूँ। मेरी पिछली कंपनी अच्छी थी, पर उसका सीईओ मुझे डोरे डाल रहा था, तो मैंने उसे छोड़ दिया। ये कैसा संयोग है? क्या कशिश बनेगी शौर्य की नई मैनेजर, या फिर शौर्य को ढूंढना पड़ेगा नया मैनेजर? आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर।